जिसकी ज़बान मिट जाती है वो कौम मिट जाती है। आप भी तो MIM की भाषा बोल रहे हैं, आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है। एक मिनट सर, एक मिनट समझना ऐसा था सर, समझना बहुत ज़रूरी है। कोई एकदम नहीं। मेरे घर में खुद हमारे बड़े भाई जो जावेद मंजर रसल हाई स्कूल से, वो मैट्रिक में संस्कृत और हिंदी था, इसलिए उसका नाम उनके साथियों ने पंडित जी रख दिया। वो तीसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर टाइम, समय और आज का दिन नोट कर लीजिए। जिस दिन गिनती होगी फिर तब हमसे आप बात कीजिए। उनकी जगह तीसरे, वो सोशल मीडिया में जितना फड़फड़ा लें, उनका जो है खुद एक नेता से जब पत्रकार ने पूछा कि जो है भाई आप लोग लोकसभा चुनाव के बाद कि आप लोग चुनाव क्यों हार गए, उनका जवाब था कि मेरे यहाँ वोटर से ज़्यादा वर्कर, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। तो जो है सड़कों पर ये जितने वोटर हैं वो सब साथ में चलते हैं, लेके चलते हैं। 2015 2019 पूरा गवाह है, 2015 चुनाव में भी यही था। गांव मोहल्ला के YouTube चैनल पर आप सबका वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है। साथियों, 2 दिन पहले हमने दिल्ली से आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें प्रवासी भाइयों का ये एलिगेशन था, आरोप था कि कोचा धामन में विकास तो हुआ है, काम तो हुआ है, तरक्याती काम हुए हैं, स्कूल की बिल्डिंगें बनी हैं, अस्पताल की बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन न तो अस्पताल में डॉक्टरों की जो संख्या होनी चाहिए वो है, न इक्विपमेंट्स हैं, न एसेसरीज हैं। वहीं अगर स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में तामीराती काम तो खूब हुए हैं, बिल्डिंग्स तो बड़ी बड़ी बनी हैं, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है। उनका ये भी एलिगेशन था कि दरअसल यहाँ जो तरक्याती काम हुआ है इसका सीधा सीधा फ़ायदा विधायक जी को हुआ और उनके लोगों को हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूदा विधायक मास्टर मुजाहिद साहब मौजूद हैं। आइए सीधे उन्हीं से जवाब लेते हैं। सर, क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका और आपके पूरी टीम का और आपके व्यूअर्स का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। अब एलिगेशन लगाने के लिए है कि कोई भी आदमी किसी पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं। यहाँ प्रजातंत्र है, लोगों को छूट है अपनी बात रखने के लिए। जहाँ तक ये आरोप है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जहाँ भी क्वालिटी के बारे में जो है शिकायत मिली, हम लोगों ने करी और त्वरित कार्रवाई की है। उसके कई उदाहरण हैं और क्वालिटी से मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। आपको अपग्रेड हाई स्कूल मोहरा की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल्स की शिकायत मिली थी, जो IRS अबुल हयात साहब जो बड़े भाई हैं, रेलवे में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा, और उस बिल्डिंग की जो है फाउंडेशन तक को तोड़कर हटाया गया और फिर से उसके तामीराती काम चल रहे। उसी प्रकार आपको कटामटा पंचायत मोहसिन गांव में एक सड़क GTSNY से बना था। मुझे कुछ दिनों बाद शिकायत मिली कि काम के क्वालिटी सही नहीं है, रोड उखड़ रहा है। मैंने लिखित शिकायत विभाग के अभियंताओं को की और तुरंत 1 महीने के अंदर उस सड़क को फिर से प्री मिक्सिंग कराया गया, जो आप देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे में। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, जब विपक्ष भी मान रहे हैं कि नहीं काम हुआ है, विकास हुआ है। आज जो कोचा धामन में 6 साल पहले 6 से 8 घंटे बिजली मिलती है, आज 23 से 24 घंटे बिजली मिलती है। तो इस बिजली का उपयोग क्या सिर्फ मास्टर मुजाहिद ही करते हैं? यहाँ की सारी जनता करती है। और उसी तरह सड़कें बनी हैं, 400 सड़कें बनी हैं, GTSNY से लेके मुख्यमंत्री से लेके PWD सड़कें। और उन सड़कों पर क्या जो है सर, दरअसल वो जानना ये चाह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है आपने जी, क्या एजुकेशन की क्वालिटी को इतना बेहतर किया है? जहाँ तक स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मेरी पहली प्राथमिकता थी। आज 5-5 50 बेडेड हॉस्टल हैं, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज 80 करोड़ की लागत से बन रहा है, लड़कियों के लिए महिला ITI 12.5 करोड़ से बनकर तैयार है। जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तब फिर उसमें जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट आएंगे। और जो टीचर्स की जो कमी है स्कूलों में, उसके लिए बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हाई कोर्ट के रोक जिस दिन हटेगा उस दिन जो है टीचरों की जो कमी है हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी तक, वो सब ये तो स्कूल्स की बात हो गई सर, लेकिन हॉस्पिटल्स की अगर बात करें और मैं सब पर आ रहा हूँ जी। उसी तरह स्कूल में आज से पहले बच्चे जो हमारे हाई स्कूल्स में पढ़ते थे, उनको लैब के लिए कोई सामान नहीं था, फर्नीचर नहीं था, लैब के लिए कोई जो है में सामान नहीं था। लेकिन आज जो है
सारे हाई स्कूल्स में लैब के जो इक्विपमेंट्स हैं सारे चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब उपलब्ध करा दिया गया ताकि हमारे बच्चे जो है प्रैक्टिकल जो है उसको करके और जो है उस सब्जेक्ट में अपने आप को माहिर कर ले। उसी प्रकार आप डॉक्टरों की बात करते हैं, आज से पहले जो है 5 साल पहले हॉस्पिटल की बिल्डिंग की क्या स्थिति थी। एक तो इतना छोटा जर्जर, अगर मरीज गया इलाज करने के लिए पानी टपक रहा है। आज 65 कमरे का बिल्डिंग है और पिछले इसी महीने में 3 नए MBBS डॉक्टरों की पोस्टिंग हुआ। आप कभी भी जाके रात में जाके चेक कर लीजिए कि डॉक्टर और नर्स जो PSC में ड्यूटी पे रहता है, सारी सुविधाएं हैं अस्पताल में जी, सारी सुविधाएं हैं। और जिन चीज़ों की कमी है सब अभी भी PSC वगैरह में गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर की कमी है, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग कर रहे हैं, करें। सर, एजुकेशन की आपने बात की और इन दिनों सीमांचल में उर्दू को लेकर काफ़ी चर्चा है और उर्दू को लेकर कहीं ना कहीं जो विरोधी है आप लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं, उनका ये एलिगेशंस है कि उर्दू को क्योंकि अब ऑप्शनल किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो कौम है वो उर्दू से पीछे हट जाएगी। ज़रा समझाएं इसको प्लीज़। जब जब चुनाव नज़दीक आता है, कुछ पार्टियां हैं, कुछ नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको उर्दू से प्रेम जो है उनका बढ़ जाता है चुनाव तक। चुनाव जीतने के बाद फिर उर्दू के साथ जो व्यवहार है उनका वही रहता है। आपको मैं याद दिला दूं, 2010 में हमारे जो उस वक्त के MLA जो अभी साबिक MLA हैं, उन्होंने तहरीक फ़रोग़ उर्दू के नाम से अगस्त 2010 में एक सेमिनार कराया, मुशायरा करवाया हाई स्कूल सोनथा में, और उसमें क्या क्या बातें कही गई। और जब वो चुन कर आ गए तो फिर उन्होंने उर्दू के लिए क्या किया, ज़रा उनसे पूछिए। और लोग कहने लगे कि ये तहरीक फ़रोग़ उर्दू नहीं, ये तहरीक फ़रोड उर्दू था। चलिए, तो कहीं इसी तरह अभी जो मामला है ये लोग कह रहे हैं, तो भाई मैं ऐसे लोगों से कहना हूँ पहले जानकारी हासिल कर ले। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि उर्दू पहले कंपलसरी सब्जेक्ट था और अब ऑप्शनल कर दिया है। तो नेताजी और उनके चाहने वालों को मैं बता देना चाहता हूं, आप बढ़िया से उसको तहकीक कर ले। बिहार में उर्दू कभी भी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहा, हमेशा ऑप्शनल है। आपकी मर्जी पर है, आप उर्दू एज ए सब्जेक्ट रख भी सकते हैं या उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरे सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, जैसे जो है आपको हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, मैथिली, बंगाली। तो हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट को हर स्टूडेंट को पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी। अभी मैंने आपसे खुद बात कराया, वली आजम चौधरी जो मुंबई में स्टॉक होल्डिंग में बड़े ओहदे पर है, मेरे साथ मैट्रिक पास किए, उनका मैट्रिक में इकोनॉमिक्स और संस्कृत था। नौशाद आलम साहब जो CEO हैं, जो है अभी सीतामढ़ी में, उनका खुद हिंदी और संस्कृत था। डॉक्टर सीमाब साहब हैं, उनके फादर उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, HOD थे। मरहूम इजहार साहब, सीमाब साहब जो जमात से भी जुड़े हुए हैं, वो खुद मैट्रिक में उनका सब्जेक्ट संस्कृत और हिंदी था। चलिए, अब हम बात करते हैं। तो उसी तरह तो ये सारे कभी भी नहीं रहा है। ये लोग डॉक्टर बदरुल साहब हमसे बहुत सीनियर हैं, वो भी जब मैट्रिक पास किए बिहार बोर्ड से तो उनका भी सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत। इंजीनियर सरवर साहब किशनगंज से हमसे बहुत सीनियर हैं, वो भी उनका भी था। अभी जो ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, एक शिक्षा विभाग के उप सचिव फिरोज साहब की चिट्ठी निकली है, उसमें ये कहा गया है कि पहले हाई स्कूलों में, कुछ हाई स्कूलों में 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ाई हो रही थी और कुछ हाई स्कूलों में 8वीं से 10वीं। अब जो है बिहार सरकार ने उसका मॉडल चेंज कर दिया है, हाई स्कूल में सिर्फ 9वीं और 10वीं की पढ़ाई होगी। तो ऐसे हाई स्कूल जहाँ 6ठी से 10वीं और 9वीं से 10वीं क्लास की पढ़ाई होती थी, वहाँ पर कुछ भाषाओं और सब्जेक्ट के ज़्यादा टीचर हैं, आवश्यकता से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। तो उनसे कहा गया है DO लोगों से, ऐसे टीचरों को वहाँ से हटा करके उन विद्यालयों में देना है जहाँ पर किसी भाषा या सब्जेक्ट के टीचर की कमी है। यही टीचर यही तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए उर्दू को लेकर सियासत हो गई है और हो रही है,
क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, तो आइए सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। सर, एक बात जाननी है आपसे, पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया में आपको लेकर ये चर्चा है, क्योंकि आप जब जाते हैं इलाकों में तो लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें, और इसी डर से कहीं ना कहीं आप राजद या कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। मुझसे तो आज तक किसी ने भी ये सवाल नहीं किया। सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया में वो कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो लोग हमेशा जो अफवाह फैलाते रहेंगे, उनकी कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। जी, मेरे जो लोग हैं मेरे प्रति डेडिकेटेड हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं, मेरे काम के प्रति समर्पित हैं कि आपने काम किया है, काम का हम लोग दाम करेंगे। आप किस पार्टी में हैं, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मास्टर मुजाहिद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचा धामन के जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा में 70 थे, विधानसभा में 1 लाख पार कर जाएंगे। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? ठीक है, वो लोग हर चुनाव में कर रहे थे, वो नतीजा बताएगा। वो तीसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर टाइम, समय और आज का दिन नोट कर लीजिए। जिस दिन गिनती होगी फिर तब हमसे आप बात कीजिए। उनकी जगह तीसरे, वो सोशल मीडिया में जितना फड़फड़ा लें, उनका जो है खुद एक नेता से जब पत्रकार ने पूछा कि जो है भाई आप लोग लोकसभा चुनाव के बाद कि आप लोग चुनाव क्यों हार गए, तो उनका जवाब था कि मेरे यहाँ वोटर से ज़्यादा वर्कर है, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। तो जो है सड़कों पर ये जितने वोटर हैं वो सब साथ में चलते हैं, लेके चलते हैं। 2015, 2019 पूरा गवाह है। 2015 चुनाव में भी यही था। ठीक है, वो बोलने और करने में था। उस वक्त कौन कैंडिडेट थे और लोकसभा के लिए चुनाव था। अभी बिहार के लिए चुनाव है और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव है और कोचा धामन विधानसभा के लिए चुनाव है। कोचा धामन विधानसभा के लिए किसने क्या किया वो सब, और जो लोग ये हवाबाजी कर रहे हैं, जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए कि 2016 के विधान परिषद के चुनाव में आपको बीजेपी से इतनी ही नफरत है तो आप क्यों सर पे जो है मुरट्ठा बांध करके उनके लिए काम कर रहे थे, जो है उनको वोट गिरवा रहे थे उस वक्त, जो है उनसे जरा पूछ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो माननीय विधायक जी का दावा है कि जो मजलिस की संभावित उम्मीदवार है वो तीसरे पायदान पर रहेंगे। वहीं पर मजलिस का दावा है कि पिछली बार लोकसभा में 70 लाए थे, इस बार 1 लाख के पार लाएंगे। चुनाव सर पर है, देखते हैं नतीजा क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।